साक्षी एक अच्छे खासे अमीर घर की लड़की थी और अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता उसकी शादी करवाना चाहते थे। लेकिन साक्षी थी कि वो शादी के नाम से दूर भागा करती थी। एक सुबह उसके माता पिता हॉल में बैठे चाय पी रहे होते हैं। तभी साक्षी रेडी होकर आती है और बोलती है, माँ, मैं ना अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, आपसे आकर मिलती हूँ। बेटी, तुम्हें बाहर जाना है तो जा सकती हो, लेकिन मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जी पिताजी, कहिए, आपको मुझसे क्या कहना है, लेकिन थोड़ा जल्दी कहिएगा क्योंकि ना मुझे बाहर जाना है। बेटा, वो क्या है ना, कल एक लड़के को बुलाया है तुझसे मिलने के लिए। तू एक बार उससे मिलके बात करियो। इसका मतलब आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा, लड़का बहुत अच्छा है, अमीर घर का है, बहुत खुश रखेगा तुझे। पिताजी, आप तो जानते हैं ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो फिर आप मुझे लड़के से मिलने के लिए क्यों बोल रहे हैं? अरे शादी नहीं करनी है तो मत कर, लेकिन एक बार मिल तो सही। अच्छा ठीक है, मैं मिल लूंगी, लेकिन पहले मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो मुझे गांव जाना पड़ेगा, वहाँ की चीजों को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं लड़के से मिल लूंगी। कहीं तू झूठ मूठ का बहाना तो नहीं दे रही है ना, ताकि तू उससे ना मिल सके? नहीं पिताजी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जब मैं गाँव से वापस आ जाऊंगी तो मैं उस लड़के से मिल लूंगी, उसे आप बुला लीजिएगा, लेकिन अभी मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दीजिए। साक्षी इतना कहकर अपने दोस्तों के साथ मधुपुर नाम के गांव में चली जाती है। मधुपुर नाम का गांव एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था। वहां पर किसी भी तरह की कोई आधुनिक व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वहां का शांत वातावरण साक्षी को बहुत पसंद आता है और वह अपनी फ्रेंड रिया से बोलती है, रिया, मैं जानती हूँ कि इस गांव में कोई सुविधा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस गांव में कितनी शांति है, यहाँ की हरियाली कितनी सुंदर लग रही है, इतनी गर्मी में यहाँ ठंडक कितनी महसूस हो रही है। तू सही कह रही है साक्षी, इसलिए सभी लोग गर्मियों में गांव घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ शहर शोर शराबे से आराम मिलता है। इसलिए मैं हर साल इस गांव में आती हूँ। लेकिन रिया, मेरा तो कोई गांव ही नहीं है, इसलिए मैं आज तक कभी गांव नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, जब तुझे गांव आने का मन करे तो तू मेरे साथ गांव आकर घूम लिया करियो। हाँ, ये अच्छा रहेगा, ये आइडिया तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। साक्षी और रिया आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी उसकी नजर खेतों में काम कर रहे राघव नाम के लड़के पर जाती है, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर और कद-काठी में बहुत अच्छा था, जिसे देखकर साक्षी उसे पहली नजर में पसंद कर लेती है और बोलती है, यार रिया, वो लड़का कितना अच्छा लग रहा है, बॉडी भी कितनी अच्छी है, मेरा तो दिल ही आ गया है उस पर। हाँ यार, स्मार्ट तो है, ऐसी बॉडी तो शहर के लड़कों की जिम जाने पर भी नहीं बनती। मैंने बोला ना कि वो मुझे पसंद है, तुझे उस पर नजर डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं देख रही हूँ उसे, लेकिन एक बार उसके पास जाकर बात तो कर सकते हैं ना, या वो भी नहीं? हाँ चल ठीक है, उससे बात करते हैं। साक्षी और रिया राघव के पास चले जाते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं। तभी राघव बोलता है, आप लोग हमारे गांव में आए, हमें अच्छा लगा, लेकिन हम आप लोगों को अपने गांव में घुमा नहीं सकते क्योंकि हमें काम करना है। आप इस गांव के होके हमारी मदद नहीं करोगे तो हमारा प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा? लेकिन हम बिना अपना काम पूरा किए हुए यहाँ से जा नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, आप लोग ऐसा मत कहिए, हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी का नुकसान हो। अगर हमारी थोड़ी मदद से आपका काम बन जाता है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। राघव की बात सुनकर साक्षी बहुत खुश हो जाती है और फिर वो जितने दिन गांव में रहती है रोज राघव से मिलना शुरू कर देती है। एक दिन वह राघव से बोलती है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। देखिए, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हम आपसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि आप शहर में रहती हो और हम गाँव में। हम आपसे शादी करके आपको दुख नहीं देना चाहते हैं, आप नहीं रह पाओगी हमारे साथ और हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारी भी है। मैं आपके साथ गाँव में ही रह लूंगी। साक्षी की बात सुनकर राघव भी हाँ बोल देता है, जिसके बाद साक्षी अपने माता पिता को राघव के बारे में सब कुछ बता देती है और उससे शादी कर लेती है। दहेज में साक्षी बस एक कूलर लेकर जाती है और कुछ भी नहीं लेकर जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो जिस घर में जा रही है वो बहुत ही पिछड़े हालातों में है, जहाँ पर कूलर जैसी कोई सुविधा नहीं होगी। कूलर को देखकर राघव के घर वाले मानो हैरान रह जाते हैं। वो कूलर को ऐसे देखते हैं कि जैसे उन्होंने कोई 8वां अजूबा देख लिया हो।
तभी साक्षी की सास उमा बोलती है। बहू, ये क्या है डब्बा जैसा? माँ जी इसे कूलर बोलते हैं। ये गर्मियों में ठंडी हवा देता है। ऐसे कैसे? मुझे भी हवा खिला तब पता चले। ठीक है माँ जी, आइए बैठिए, मैं आपको भी कूलर की हवा खिलाती हूँ। कूलर की हवा खाकर उमा को बहुत सुकून मिलता है और उस दिन के बाद वो रोज साक्षी के कमरे में ही आकर बैठ जाया करती थी। साथ ही आसपास की औरतों को भी ले आया करती थी, जिसकी वजह से सभी उसी के कमरे में घुसे रहते थे। कूलर में सोने वाली नींद भी गायब हो जाती थी, क्योंकि उसे सारा दिन बैठकर जो बिताना पड़ता था और रात के समय राघव उसके कमरे में आकर सो जाया करता था। एक दिन देर रात राघव की आंख खुल जाती है और वो साक्षी को अपने पास न देखकर घबरा जाता है। वह देखता है कि साक्षी घर के बाहर लगे पेड़ के नीचे बैठी होती है। तभी वह उसके पास जाता है और बोलता है, आप यहाँ क्यों बैठी है? अंदर चलिए, सो जाइए। मुझे कूलर के बिना नींद ही नहीं आती है। मेरे घर में तो एसी था, लेकिन फिर भी मैं कभी एसी चलाती नहीं थी, हमेशा कूलर ही चला के सोती थी। लेकिन यहाँ तो आपके घर वालों ने इस पे भी कब्जा कर लिया है, मैं कहाँ जाऊँ? देखा आपने, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे साथ गांव में रहना आपके लिए मुश्किल है, आप नहीं रह पाओगी। लेकिन आपने जिद पकड़ रखी थी, आपको रहना है। अब देखिए दिक्कत हो रही है ना आपको। हाँ, मैंने ही कहा था और मैं ही आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपकी फैमिली को भी तो सोचना चाहिए ना कि घर में बहू भी है। अगर दिन रात हम ही कूलर में सोएंगे तो वो कहाँ सोएगी? जी वो क्या है ना, हमारे घर वाले ना गांव के हैं, तो उन्होंने ये सब कभी देखा नहीं है। और जब आपने कूलर के बारे में बताया तो ये लोग कूलर को देख के खुश हो गए। वो सुखी है, मैं दुखी। मैं एडजस्ट तो कर सकती हूँ, लेकिन अपनी नींद के साथ बिल्कुल नहीं। राघव के बहुत कहने पर भी साक्षी घर के अंदर नहीं जाती है। वह पूरी रात बाहर ही गुजार देती है। दिन बीतते जाते हैं, तभी एक रोज साक्षी अपना सारा काम खत्म करके अपने कमरे में पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके कमरे में कोई नहीं है और वह आराम से कूलर के आगे तकिया लगाकर सो जाती है। तभी बहुत सारे लोग उसे जगाने के लिए आते हैं, लेकिन वह नहीं हटती। तभी उमा अपने बेटे से बोलती है, बेटा तू जाकर बहू को जगा, कब से कूलर के आगे पड़ी हुई है। ये तो मेरी कूलर के आगे सोने वाली बहू निकली, कूलर मिलते ही सब भूल गई। माँ, आपकी बहू को कूलर में सोने की आदत है, अब बहुत दिनों से वो सो नहीं पाई है, तो अभी उसको मौका मिला है तो सोने दीजिए। शायद बेटा तू सही कह रहा है, मैंने ही बहू को नहीं समझा। एक काम कर, तू बहू के लिए कूलर और ला दे ताकि वो अपने कमरे में आराम से सो सके। हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना, बेचारी हमारे लिए अपने सभी ऐशो आराम को छोड़ कर आई है। उमा की बात राघव को समझ में आ जाती है, जिसके बाद वो साक्षी के लिए एक नया कूलर ला देता है। जिसके बाद उमा की कूलर में सोने वाली बहू को फिर से कूलर मिल जाता है और वह सुकून से अपने कमरे में नए कूलर की हवा के आगे सोना शुरू कर देती है। राधा की 2 बहुएं थी जो बहुत ही संस्कारी थी। राधा जैसा बोलती दोनों बहुएं बिल्कुल वैसा ही किया करती। हर वक्त अपनी बहू को कुछ ना कुछ काम ही दिया करती वो, ताकि वो दोनों व्यस्त रहें। ऐसे ही एक दिन राधा के घर उनकी पड़ोसन विमला आती है। राधा बहन जी, कैसी हैं आप? एक खुशखबरी लेकर आई हूँ आपके लिए, अगर आपकी हाँ है तो। अरे ऐसी भी क्या बात है जिसे सुनकर मैं खुश हो जाऊंगी? मुझे बिना मतलब की बातों पे खुश होना अच्छा नहीं लगता। राधा बहन जी, आप मुझे एक बात बताओ कि आप पहले से ही ऐसी हो या आप अपनी शादी के बाद बदल गई हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें जो भी बोलना है साफ साफ बोला करो, बातों को गोल गोल घुमाया मत करो। मुझे पसंद नहीं है ऐसी बातें। कोई बात नहीं, मैं बिना वक्त बर्बाद किए बताती हूँ। आपके छोटे बेटे के लिए रिश्ता आया है, वो भी दूसरे गांव से। बोल रही थी आपके बेटे को किसी शादी में देखा था, तभी वो वहाँ पसंद आ गया। अपनी बेटी का रिश्ता भिजवाया है उन्होंने। ठीक है, जब रिश्ता भिजवाया है तो हमारे खानदान के बारे में भी जान लिया होगा। ऐसा ना हो कि हमारे खानदान के बारे में सुनकर ही भाग खड़े हो। अरे नहीं नहीं, वो लोग भी बहुत अमीर है, आपकी बराबरी के हैं वो लोग। राधा बहन जी, आपकी बहू नहीं दिख रही है, कहीं बाहर गई है क्या? बाहर? उनकी इतनी हिम्मत है क्या? मैंने अपने बहुओं को इतनी छूट नहीं दी है
कि वो इस वक्त बाहर जाए। दोनों रसोई में चूल्हा चौका कर रही हैं। राधा और विमला बात कर रही होती है कि तभी राधा की बड़ी बहू कनिका उनको चाय देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और एक दिन कनिका अपनी देवरानी नीलम से कहती है, क्या किस्मत है हमारी, जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक हमारा बाहर जाने का सौभाग्य नहीं हुआ। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी इस घर में जो भी बहू आए उसका दिल मजबूत हो। हाँ सही कह रही हो दीदी, अगर उसके साथ भी ऐसा ही किया ना तो बेचारी इस घर में आकर फंस जाएगी। मेरा बस चले ना तो मैं ये शादी रुकवा दूं, लेकिन फिर रुक जाती हूँ। इसमें हमारे देवर जी की क्या ही गलती है ये सोचकर। अरे कुछ भी करे माँ जी, हमें क्या लेना देना, वैसे भी हमारे बोलने से कहाँ कुछ होता है। मैं तो बस चाहती हूँ शादी हो जाए और हमको बाहर का नजारा देखने को मिल जाए। हाँ शादी के बहाने हम बाहर भी तो निकल पाएंगे ना। पता नहीं माँ जी हमें कब बाहर निकलने को दे, घर के अंदर रह रहकर मैं तो बोर हो गई हूँ। राधा बहुत ही सख्त मिजाज की थी, इसलिए दोनों बहुएं बहुत डरती थी। दोनों बातें कर रही होती हैं कि तभी उनकी सास राधा उन्हें आवाज लगाती है। सास की आवाज सुनकर दोनों बहुएं सास के पास खड़ी हो जाती हैं। जी माँ जी, आपने बुलाया? जी हाँ महारानियों, मैंने तुम दोनों को बुलाया। कब से आवाज लगा रही थी, कहाँ थी तुम दोनों जो अब जाकर मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वो माँ जी हम कुछ कर रहे थे, काम में इतना व्यस्त हो गए थे कि आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी हमें। अच्छा, तुम दोनों इतनी मशरूफ थी काम करने में जो तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। चलो ठीक है, मैं ये कहने के लिए बुला रही थी तुम्हारे छोटे देवर का रिश्ता तय हो गया है। माँ जी बहुत बहुत बधाई हो, घर में एक नई खुशखबरी आने वाली है। हाँ इसीलिए तुम दोनों को एक साथ बुलाया है। अब तुम दोनों को घर की सारी जिम्मेदारी देती हूँ। शादी में हम सब व्यस्त रहेंगे, इसलिए तुम दोनों बाजार जाके खरीदी कर लेना। राधा के मुंह से ऐसी बात सुनकर दोनों बहुएं हैरान थीं और एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी राधा कहती है, क्या हुआ, क्यों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हो? और ये लो कुछ पैसे, शादी की शॉपिंग कर लेना। लेकिन माँ जी हम कहाँ जाकर शॉपिंग करें, हम आज तक बाहर नहीं गए, यहाँ का बाजार भी नहीं पहचानते हम। कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे कहाँ है मार्केट। वो नीलम को कुछ नहीं मालूम ना, इसलिए ऐसा बोल रही है। कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है तो मैं किसी और को कहकर शादी की शॉपिंग वगैरह करवा देती हूँ। तुम दोनों घर में रहकर आराम करो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुएं जाएंगे ना शादी की शॉपिंग करने। क्यों नीलम, जाओगी ना शॉपिंग पर? जी माँ जी हम जा रहे हैं शादी की शॉपिंग करने, आप बेफिक्र हो जाइए, हम अच्छे से शॉपिंग करेंगे। राधा अपनी बहुओं को कुछ पैसे देती है और शादी की शॉपिंग करने को कहती है। दोनों बहुएं पैसे लेकर शादी की शॉपिंग को चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ देर बाद शॉपिंग करते हुए राधा की छोटी बहू कनिका से कहती है, दीदी क्या हम सही कर रहे हैं क्या? बचे हुए पैसों से खुद के लिए शॉपिंग करना अच्छी बात नहीं होती। अगर माँ जी ने पूछ लिया कि बाकी के पैसे बचे हुए कहाँ हैं तो क्या कहोगी? अरे तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब मेरा मन है हमारे लिए कुछ अच्छी साड़ियाँ लेने का। बहुत दिन हो गए हमने अपनी पसंद की साड़ियाँ तक नहीं खरीदी। ठीक है, जब आप इतना कह रही है तो मैं भी कर ही लेती हूँ देवर जी की शादी की शॉपिंग। पता नहीं फिर कब मौका मिले, हम लोगों को बाहर निकलने का मौका मिला है तो मौके का फायदा उठा लेते हैं। दोनों बहुओं की शादी की शॉपिंग मन से करने लगती हैं। कभी इस दुकान भागती तो कभी उस दुकान। दोनों बहुओं को शादी की शॉपिंग करते हुए काफी समय हो जाता है। घर वाले भी बहुत परेशान थे। दोनों बहुएं जैसे ही शाम होती है शादी की शॉपिंग करके घर पहुंचती है। क्या बात है, तुम दोनों बहुओं को मैंने शादी की शॉपिंग करने के लिए भेजा था और तुम दोनों को इतना वक्त लगता है क्या शादी की शॉपिंग करने में? हद होती है तुम दोनों की। बताओ कहाँ थी तुम अब तक? माँ जी अभी तक तो हम दोनों बाजार में थे, बहुत शॉपिंग करी हम दोनों ने, लेकिन हमारी शॉपिंग है कि पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मैंने लिस्ट में जो जो लिखा था वो सारी चीजें लेकर तो आई हो ना? कहीं कुछ भूल तो नहीं गई ना? अगर भूल गई हो तो कल फिर से तुम दोनों को भेजूंगी। ठीक है माँ जी,
आपको जैसा सही लगे वैसा आप कीजिए। वैसे भी हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है, एक तो नया बाजार, ऊपर से इतनी सारी चीजें, क्या खरीदूं क्या नहीं, सारी चीजें मेरे दिमाग से पूरा गायब हो रहा था। हाँ हाँ, अब जिम्मेदारी दी है मैंने, अगर पूरा नहीं कर पाई तो पूरे घर की जिम्मेदारी कैसे निभाओगी तुम दोनों? लेकिन माँ जी, देवर जी की शादी कब है? आपने तो हमको बताया भी नहीं, कौन लड़की है, कैसी है। बिना जाने हमको शादी की शॉपिंग करने को भेज दिया। हमें बिना कुछ जाने कराए शादी की शॉपिंग। हाँ तो अच्छी बात है ना, तुम दोनों ने शॉपिंग की। मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम दोनों बाहर जाने की तैयारी करो, मेरा मतलब है घर के बाहर। लेकिन माँ जी, अचानक आप ऐसे कैसे बदल गई? हमें तो लग रहा था शायद ही आप कभी बदलो और हमारी जिंदगी इसी घर के अंदर रह जाएगी। हाँ मुझे भी पता है, मैंने तुम दोनों को बहुत बड़ी सजा दी थी, घर से ना निकलने की सजा। आज के बाद तुम दोनों को जहाँ भी जाना है तुम जा सकती हो। कहीं भी जा सकते हैं माँ जी, वो भी बिना किसी डर के? ऐसा नहीं है, जब भी कहीं जाना हो तुम दोनों मुझसे पूछ के ही जाओगी। और रही बात तुम्हारे देवर की शादी की शॉपिंग की, तो जरा मुझे भी दिखाओ, आखिर तुम क्या क्या लेकर आई हो? दोनों बहुओं ने जितनी भी शॉपिंग की थी वो सारी चीजें बस वो खुद के लिए किया था। ये सब देखकर राधा बिल्कुल हैरान थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद राधा फिर उन्हें पैसे देती है कि वो शादी की शॉपिंग कर सकें। ये ले बहू पैसे, और हाँ इस बार तुम दोनों खुद के लिए शॉपिंग करके मत आ जाना, शादी की शॉपिंग करनी है, ना कि तुम दोनों के लिए। माँ जी, उस दिन तो हम बहक गए थे और शादी की शॉपिंग की जगह खुद के लिए शॉपिंग कराए। अब की बार हम शादी की शॉपिंग ही कर आएंगे। इतना बोलकर फिर से राधा की बहुएं शादी की शॉपिंग करने जाती हैं। लेकिन ये क्या, फिर से दोनों अपने लिए ही शॉपिंग कराती हैं और हार मानकर राधा दोनों बहुओं की शादी की शॉपिंग फिर से करवाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।